शुभ संध्या सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत अभिनंदन। आज साथियों आपके सामने लेकर के आया हूं वर्गीकरण या जीवों के नामकरण की पद्धति, उसके बारे में जानेंगे साथियों। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जीवों का नामकरण। तो देखिए संसार में बहुत सारी जीव जातियां हैं या यूं कह दूं बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, लेकिन अब तक साथियों वैज्ञानिकों ने 17 से 18 लाख जीवों के बारे में पता लगाया या अध्ययन किया और उनका नामकरण भी किया वैज्ञानिकों ने। लेकिन जब नामकरण किया तो वैज्ञानिक नाम मानक पर आधारित है, निश्चित नियमों पर आधारित है। लेकिन जब हम किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष के आधार पर नामकरण जो करते हैं वो हमारे खुद के अपने क्षेत्रीय नाम होते हैं, इसलिए उनको मान्यता नहीं मिलती है, उनको अस्वीकृति दे दी जाती है। इसलिए मानक तय करके निश्चित नियमावलियों का पालन करते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनका नामकरण किया है। तो यहां पर मैं यही कहने वाला हूं कि सामान्य या देशी नाम जो क्षेत्रीय भाषा के होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, वे स्थान वह भाषा के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये स्वीकृत नहीं होते हैं। आम मैंजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है जो पूरे विश्व में जाना जाएगा। प्याज एलियम सेपा साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम है, बोनेटिकल नेम है, पूरे संसार में साथियों क्या होगा, जाना जाएगा। लेकिन अगर यही प्याज को प्याज कहते हैं, कुछ राज्यों में जैसे नॉर्मल अपनी लोकल भाषा में कांदा कहते हैं, तो वो एक क्षेत्रीय भाषा खुद का अपना नाम हो गया। जबकि वैज्ञानिक नाम ये निश्चित नियमों का पालन करते हैं, मैंने पूर्व में पहले ही आपको बता दिया है, और मानकों का पालन करते हुए ये नामकरण किए जाते हैं, इसलिए सर्वमान्य होते हैं, इनको मान्यता दी जाती है। उसके बाद पौधों वह जंतुओं के लिए वैज्ञानिक नाम के आधार की बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आधार पर या रिक्त स्थान के आधार पर या एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड में लिखा भी है, क्या ICBN यानी आई इंटरनेशनल, C यानी कोड, आप बी माने बोटेनिकल, एन फॉर नॉमेनक्लेचर, यानी कहने का मतलब है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये पूर्ण रूप है इसका जो नामकरण का आधार है। इसी तरह यहां जेड लग गया तो केवल परिवर्तन यहां बी बोटेनिकल ये लिखा हुआ है, और यहां पर जेड है साथियों तो यहां जूलॉजिकल, अर्थात ये जंतुओं के लिए है, ऊपर पादपों के लिए है यानी वनस्पतियों के नामकरण का आधार है, और ये जंतुओं के नामकरण का आधार है। तो कभी कभी इनका पूर्ण रूप भी पूछ लेता है कि ICBN का पूर्ण रूप लिखिए, तो आपको लिखना होगा इंटरनेशनल, ठीक है, कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर आपका आ जाता है ICZN तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इस तरह से ये नामकरण के आधार हैं। जबकि कभी कभी क्या होता है, द्विनाम पद्धति की बात करते हैं तो क्या है, वंश और जाति यानी दो पदों में नामकरण किया जाता है। लेकिन यहां पर मैंने लिखा बहुनाम पद्धति। इस पद्धति में जीव के नाम में कई शब्दों का समावेश हो सकता है या साथियों कई शब्द मिलकर के बना हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें वंश जाति तो कई बार कुछ जीवधारी हैं या वनस्पतियां हैं जिनमें उपजाति भी लगी होती है, तो वो फिर 3 शब्दों में परिवर्तित हो गया। अन्यथा द्विनाम पद्धति का मतलब होता है केवल 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ, जिसका पहला पद वंश और दूसरा पद साथियों क्या होता है, जाति होती है। अब हम प्रश्न बात करते हैं द्विनाम पद्धति की। तो देखिए द्विनाम पद्धति की जब बात करते हैं तो नामकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। द्विनाम पद्धति यानी कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई या प्रस्तुत की गई, इनको पिता कहा जाता है।
उसके बाद वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। जैसा मैंने इधर पुनः उसी बात को रिपीट किया है साथियों कि वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होती है। क्या होती है? मूल इकाई जाति होती है। यहां भी मैंने कहा कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। लेकिन वर्गीकरण पदानुक्रम को अगर हम व्यक्त करें तो इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में, मैं पुनः बोल रहा हूं, आरोही क्रम में या जो संवर्ग है इनको घटते पदानुक्रम में दर्शाया जाता है। क्या आरोही क्रम में या घटते पदानुक्रम में दर्शाया जाता है? यह कुल टोटल संख्या में क्या है? 7 हैं। जैसे सबसे पहले जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ और संघ के बाद जगत। अब जैसे यहां मेरे पास जगह नहीं है साथियों, लेकिन मैं आपको बोल करके मानव का वर्गीकरण बताता हूं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम साथियों क्या है? होमो सेपियंस है, जो पूरे संसार में मान्य है। वैसे हम मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, आदमी कहते हैं, मैन कहते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक नाम से संबोधित किया जाएगा तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या किसी धर्म का हो, जात का हो, समुदाय का हो, पंथ का हो, किसी राज्य का हो या विश्व के किसी कोने का व्यक्ति हो, उसका वैज्ञानिक नाम जो संबोधित किया जाएगा साथियों वो होमो सेपियंस किया जाएगा। और जब मैं इस पदानुक्रम के आधार पर या आरोही क्रम के आधार पर या फिर संवर्गों के घटते क्रम के आधार पर मानव के वर्गीकरण की बात करता हूं तो सबसे पहले साथियों क्या आएगा? जगत। क्योंकि सर्वोच्च इकाई कौन सी होती है? जगत। अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो देखें कि वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई है जाति और सर्वोच्च इकाई है जगत। तो मनुष्य किस जगत में आता है? जंतु जगत में आता है। तो मनुष्य का जगत यानी किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमिलिया। क्या हो जाएगा? एनिमिलिया या जंतु, क्योंकि जंतु जगत के अंतर्गत आता है। संघ क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा, अर्थात जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु या मेरुरज्जु यानी रीढ़ के हड्डी की उपस्थिति पाई जाती है और मनुष्य कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। संघों के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 NCERT और RBSC राजस्थान की एग्रीकल्चर की जो बोर्ड की बायोलॉजी की बुक चलती है 11th की, सॉरी, उसमें 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 और NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 में हम साथियों पढ़ेंगे। तो यहां संघ कॉर्डेटा, वर्ग क्या है? मैमिलिया, क्योंकि मनुष्य स्तनधारी प्राणियों के अंतर्गत आता है और हमें यह भी पता है कि स्तनधारी कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और स्तनपान कराते हैं, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। और गण क्या है? प्राइमेट। जैसे क्लास मैमिलिया, तो यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा? प्राइमेट्स आ जाएगा। कुल यानी फैमिली होमोनिडी आ जाएगी और उसके अलावा वंश होमो और जाति सैपियंस। इस प्रकार से आरोही क्रम में या संवर्ग के घटते क्रम में दर्शाने के आधार पर मैंने मनुष्य के क्या किया? वर्गीकरण को बताया। जगत जंतु, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमिलिया, गण प्राइमेट्स, कुल होमोनिडी, वंश होमो और जाति सैपियंस। तो इस तरह से हम किसी भी वनस्पति का हो या जंतु का हो वैज्ञानिक नाम दे सकते हैं। वैज्ञानिक नाम के आधार पर साथियों बात आई थी तो ICBN, ICZN मैंने बताया आधार हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसी तरह से ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। अगर वायरस की बात करें, विषाणुओं की बात करें, ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरियाज को हम वैज्ञानिक नाम के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था है। मैं बता दूं, वायरस के लिए इधर लिख देता हूं, क्या आ जाएगा? ICVN। क्या आएगा? ICVN। जबकि बैक्टीरियाज के लिए, ये किसके लिए साथियों? वायरस के लिए। जबकि अगर दूसरे क्रम में मैं बात करूं बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया के लिए क्या लिखेंगे? तो यहां बैक्टीरिया के लिए लिखेंगे ICNB। क्या लिखेंगे? ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। तो ये भी नामकरण के आधार में सम्मिलित किए जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है
कि सभी इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले ही बता चुका हूं कि सभी इकाइयां आरोही क्रम में व्यवस्थित होंगी भाई। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहां पर बात आती है कि मीन्स वर्गीकरण जीवधारियों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, या समूहबद्ध किया जाता है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, तो वर्गीकरण की जब हम परिभाषा देते हैं तो हम यही कहेंगे कि सभी जो इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं उनको उनकी समानता और असमानता के आधार पर समूहबद्ध करना ही या व्यवस्थित करना ही साथियों क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि द्विनाम पद्धति का प्रस्ताव, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गास्पार्ड बाहिन, यानी इन्होंने अपनी खोज पिनाक से 162 में दिया था। अगर हम बात करें कि आधार तो वही गास्पार्ड बाहिन ने डाला था, भले श्रेय आपके लीनियस को मिल गया, लेकिन आधार गास्पार्ड बाहिन जिन्होंने एक खोज की और उसमें लेख लिखा पिनाक से 162, तो इन्होंने उस पर आधार रूप में दर्शाया था। उसके बाद बात आती है कि वर्गीकी, तो वर्गीकी के बारे में बता दूं कि वर्गीकी जो है इसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यह शब्द अगर बात करूं तो वही 1834, ध्यान देना, एपीडी कैंडोले, अगर वर्गीकी टेक्सोनॉमी की बात करता हूं मैं, टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं या उसके अलावा कहूं कि टैक्सा, तो शब्द यहीं से उत्पन्न हुआ है और यहां पर वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। आगे मैंने लिख रखा है कहीं ना कहीं एपीडी कैंडोले लिखा है। इस शब्द का प्रयोग एपीडी कैंडोले ने किया था, कब, 1834 में किया था। जबकि नामकरण की पद्धति जो यहां पर चल रही है, नामकरण की पद्धति जो पढ़ना है हमें, ये जो है कब शुरुआत की गई, तो 1953 में। 1953 में, याद रखना, नामकरण की पद्धति मैं यहां लिख देता हूं छोटे शब्दों में, 1953, ये ध्यान देना आप, 1953 में, जबकि 1834 में वर्गीकी शब्द का प्रयोग एपीडी कैंडोले के द्वारा साथियों किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं नामकरण पद्धति। इस पद्धति को लीनियस ने दिया था, मैंने पहले ही बता दिया है कि द्विनाम पद्धति। जब भी नामकरण पद्धति की हम बात पढ़ते हैं साथियों तो हमें सीधा पता चल जाता है द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति की अगर बात करते हैं तो लीनियस द्वारा दिया गया था। इस पद्धति में वैज्ञानिक नाम, ध्यान देना, इस पद्धति में वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। पहला पद वंश, दूसरा जाति। देखिए अगर हम यहां ध्यान दें तो द्विनाम पद्धति के नियम पढ़ेंगे तो हमने यहां पर साथियों 4 नियम लिखे हैं। अगर हम चाहें तो हम 5वां नियम भी लिख सकते हैं और इसको 5वें नियम में सम्मिलित कर सकते हैं कि पहला शब्द जो होगा किसी भी जंतु का या पादप का, अगर नामकरण पद्धति के तहत हम नामकरण करते हैं तो निश्चित पहला शब्द वंश, दूसरा क्या होता है साथियों, जाति होता है। जैसे अभी मैंने बताया था आम, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है, इसमें वंश है और इंडिका उसकी जाति है। एलियम सेपा तो क्या है, वंश है और सेपा क्या है, जाति है। इस तरह से सभी में ये चीज लागू है क्योंकि ये नियमों का पालन करता है, अनुमापन पर चलता है, निश्चित सिद्धांतों का पालन करता है। अब नाम लिखने के नियम, तो सबसे पहला नियम है लैटिन भाषा में नाम लिखा जाएगा। किसी भी पादप का हो या जंतु का हो, जब वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा साथियों तो किस भाषा में लिखा जाएगा, लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। दूसरा नियम इसका क्या है, नाम तिरछे अक्षरों पे यानी इटैलिक, अगर कंप्यूटर से टाइप करते हैं स्क्रीन पर तो इटैलिक होने चाहिए, तिरछे छपे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते, हस्त माने हाथ से लिखते हैं, तो रेखांकित यानी अंडरलाइन कर देना चाहिए लिखने के बाद। और तीसरा नियम कहता है कि वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में लिखना है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका तो एम क्या लिखना है, बड़ा लिखना है साथियों, और अगर इंडिका लिखना है तो आई छोटा लिखना होगा। इसीलिए वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है यानी छोटे अक्षर से लिखा जाता है। और वैज्ञानिक नाम के अंत में क्या करते हैं, वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं। अब यह प्रश्न आ गया कि वैज्ञानिक का नाम, तो जैसे हम किसी का मान लो वैज्ञानिक नाम लिखे गेहूं का,
टिट्रिकम एस्टिबम, मटर का पाइजम सैटाइवम, तो आगे ब्रैकेट में लिख देंगे लिन, यानी द्विनाम पद्धति का पालन करता हुआ यह नाम है। और इस नामकरण की पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस। इसलिए हम साथियों उसके आगे क्या लिख देंगे? लिन लिख देंगे। लिन इसका मतलब होता है लीनियस द्वारा दिया गया नामकरण। और देखिए साथियों, आगे मैं कुछ बातें कर देता हूं, जगह नहीं है तो मैं बोल करके बता देता हूं आपको। सबसे पहले उन चीजों को आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत धीरे बताऊंगा। वर्गीकी पदानुक्रम की बात करते हैं तो देखो, मैंने कहा कि आरोही क्रम में संवर्ग के घटते क्रम में पदानुक्रम को दर्शाया जाता है। जाति, अगर नीचे से चलते हैं, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। और जब उधर से चलते हैं तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इस प्रकार से इस क्रम को लेते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, बनते कैसे ये सब हैं? तो देखिए, सबसे पहले वर्गीकी पदानुक्रम की सबसे छोटी मूल इकाई जाति है। सर्वोच्च इकाई क्या है? अभी मैंने बताया था साथियों, जगत। अब वंश कैसे बनता है? तो दो या दो से अधिक समान जातियों का समूह वंश बनाता है। पहला मैंने बोला। कुल क्या है? तो लगभग एक समान मिलते जुलते वंशों से मिलकर के कुल बनता है। लगभग एक समान मिलते जुलते वंशों से मिलकर एक कुल बनता है। अब गण आगे आएगा तो कई कुलों के संयोजन से क्या होगा साथियों? गण बनेगा। वर्ग कई गणों के संयोजन से वर्ग बनेगा। फिर संघ आया तो कई वर्गों के मिलने से संघ बनेगा। अब जगत जो सर्वोच्च इकाई है, जगत जब सभी संघ मिल जाते हैं तो एक बड़ा समूह जगत बनता है। जब सभी संघ मिल जाते हैं तो एक बड़ा समूह क्या बनता है? जगत बनता है। जब हम फाइलम पढ़ेंगे तब वहां पर हम जानेंगे विशेष तौर पर इन चीजों को। वर्गीकरण के आधार क्या क्या हैं यह मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 4 NCERT क्लास 11, चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। वैसे मैं बोल करके बता देता हूं कि वर्गीकरण के आधार क्या क्या हैं। तो वर्गीकरण के आधार सबसे पहले कोशिका संख्या के आधार पर वर्गीकरण, फिर शरीर संगठन के आधार पर वर्गीकरण, सममित के आधार पर वर्गीकरण, जनन स्तर के आधार पर वर्गीकरण, देह गुहा के आधार पर वर्गीकरण, खंडी भवन के आधार पर वर्गीकरण, पृष्ठ रज्जु के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण तो वैसे सबसे पहला अरस्तु ने दिया, अरस्तु के बाद लीनियस ने दिया, फिर उसके बाद हीकल ने दिया, फिर कोपलैंड ने दिया 4 जगत, और 5 जगत वर्गीकरण आपके किसने दिया? व्हिटेकर ने दिया, सही अगर जाना जाए। और पढ़ेंगे भी कैसे बांटा गया, इनको कैसे वर्गीकृत किया गया, अलग अलग स्तर पर रखा गया। और यहां तक कि 6 जगत जो है डूलिटिल एवं ग्रे ने दिया, और कार्ल वूज ने उनको समेट करके क्या किया? आर्किया, यूकेरिया और बैक्टीरिया में रख दिया। तो इस तरह से हम विशेष रूप से आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे साथियों और जानेंगे। बस अंतिम में यही कहूंगा कि एपी डी कैंडोले जो ये नाम आया है साथियों, आप देख पा रहे होंगे, एपी डी कैंडोले जिन्होंने वर्गीकी शब्द दिया था, और कब दिया था? तो 1834 में दिया था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जामों की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। लिखा था इन्होंने थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी किसके द्वारा? एपी डी कैंडोले के द्वारा लिखी गई है। जबकि दूसरा नाम यहां पर लीनियस का आता है। लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। क्या नाम था साथियों? सिस्टेमा नेचर था। तो साथियों निश्चित कहूंगा कि आज का ये कॉन्सेप्ट और कंटेंट आपके सामने, आप जब पढ़ें तो इसको पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकायदे बेहतरीन नंबर 1 कॉन्सेप्ट और कंटेंट पर नोट तैयार है। ये आप चाहें तो बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं, और बेहतरीन सरल शब्दों में है, और आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभदायक है साथियों। और जिन बातों को मैंने जगह नहीं थी बोल करके बताया है, उनको भी ध्यान से सुन करके आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, चाहे वो मानव का वर्गीकरण हो या अन्य बातें हो। तो साथियों आज यह
चैप्टर आपका पूर्ण रूपेण समाप्त हुआ है। मैंने कहा था कि कुछ चीजें हटा दी गई हैं, जैसे नेशनल पार्क हटा दिए गए हैं, हार्बेरियम हटा दिया गया है आपका, या उसके अलावा जो चीजें उनको मैं आपको शॉर्ट्स में उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों आज यहीं तक पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब दूसरा चैप्टर 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर का लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं आपसे।